Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 10th and the book name is Sparsh and the chapter name is तंतारा मामिरो। हाँ जी, तंतारा मामिरो कथा जो लिखी है लीलाधर मंडलोई ने लिखी है। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोककथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित लीलाधर मंडलोई की प्रमुख कृतियाँ हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से और कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है, मतलब ज़रूर होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा मामिरो कथा इसी द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में द्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस द्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। एक युगल मतलब एक लड़के और लड़की को आत्म बलिदान मतलब अपनी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। हाँ जी बच्चे, अब हम पाठ पढ़ेंगे। तंतारा मामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्टल ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। पहले अंडमान कार निकोबार दोनों ही एक द्वीप समूह थे, लेकिन इनको क्यों अलग किया गया, इसका विभाजन क्यों हुआ, ये हम जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर मतलब तैयार रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समुचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। मतलब तंतारा जो गांव के साथ साथ द्वीपवासियों की भी पूरी सेवा और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, अपना कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, मतलब चर्चा में था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, मतलब उसको याद करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जैसे कहते हैं कि हम ईश्वर को याद करते तो ईश्वर हमारी सहायता के लिए किसी न किसी को उस समय भेज देते हैं। उसी प्रकार तंतारा का जीवन भी था। वो लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था और उनके बुलाने पर वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। मतलब उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत शक्ति थी। अब उसके पास एक तलवार थी जो लकड़ी की थी, वो अपने हमेशा कमर में बांध कर रखता था। लोगों का विश्वास था कि उसमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। जिस प्रकार वो तलवार का प्रयोग करता था उसमें दैवीय शक्तियाँ भी थी।
तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता और दूसरों के सामने उसका प्रयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक परिश्रम मतलब बहुत परिश्रम करने, बहुत मेहनत के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। अब समुद्र के पास ही सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। ठंडी बयारें मतलब ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटें शनह शनह क्षीण होने लगी। पक्षियों की मतलब अंधेरा होता जा रहा था और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें भी कम होती जा रही थी। उसका मन शांत था। विचार मगन तंतारा समुद्री भालू मतलब समुद्री रेत पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। इतना प्रभावी मतलब इतना अच्छा था, इतनी मधुर आवाज़ में था कि वह सुध बुध भी खोने लगा। लहरों के प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, मतलब लहरों की एक तेज सी लहर आई और उसकी तंद्रा मतलब उसका ध्यान भटक गया। चैतन्य होते हुए उधर बढ़ने को विवश हो उठा, मतलब एकदम से जब वो चौंका तो वो उधर बढ़ने को विवश मजबूर हो उठा जिधर से वह गीत के स्वर अभी भी बह रहे थे। वह विकल सा मतलब बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य से बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। अब समुद्र के किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी जो उस गीत को गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताकते जा रहा है। निशब्द मतलब बिना बोले कुछ कहे उससे ताकते मतलब देखते ही जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। अब एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर उठी और वामीरों को भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। एकदम उसका गाना उसके मुंह से निकलना छूट गया, वो बंद हो गया, मतलब भूल गई थी अपना गाना। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वह नॉर्मल हो पाती, क्योंकि उसे लहर भिगो गई थी, वो डर गई थी। जैसे ही वे नॉर्मल हुई, सामान्य हुई, तो उसने एक आकर्षित आवाज़ सुनाई दी। तुमने एक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित मतलब हैरान हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अब आमिरों से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने उससे कहा कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, ये पहले तुम मुझे बताओ। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं, मतलब मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं किसी दूसरे के प्रश्नों के उत्तर दूँ। यह तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने एक सुरीला कंठ पाया है। सुरीला कंठ मतलब तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुंदर है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब वो लड़की जो थी वो लपाती गांव से थी और जो तंतारा था वो पासा गांव का था। तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, एकदम गुस्से में आ गई। मैं कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। विचलित मतलब इस तरह बेचैन हुआ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। चेतना मतलब मेरा ध्यान कहीं खो गया। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस बोलती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद नहीं, वामीरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की ओर बेसुध सी दौड़ पड़ी।
पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे।